नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के आर्ट एंड कल्चर अर्थात कला और संस्कृति के इस खंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर ले चलने के लिए हमने अद्यतन प्रश्नों का संग्रह करके जो कला और संस्कृति खंड से हैं वो आपके सामने लाए हैं ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो आपकी सफलता के साथ चलने के लिए हम सब भी तैयार हैं और उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देंगे, हमसे जुड़ेंगे ताकि हम और उत्साह के साथ अन्य वीडियो को लेकर आपके सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कला और संस्कृति के इस खंड की पहली वीडियो आपके सामने पहले आ चुकी है, उसके कुछ खंडों को अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हम अन्य पहलुओं को लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं आज की खबर, आधुनिक युवाओं के लिए बुद्ध की प्रासंगिकता। दरअसल ये मुद्दा चर्चा में क्यों है? बेसिकली राष्ट्रपति जी के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस अर्थात जिस दिन महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहली शिक्षा दी गई थी, तो उस दिन को, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में इतिहास में जाना जाता है। वो दिवस मनाया गया, उसका समारोह मनाया गया 3 जुलाई के अवसर पर। तो राष्ट्रपति जी वहां उपस्थित थे और इस अवसर पर युवाओं से ये आह्वान किया गया कि महात्मा बुद्ध के जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनसे वो सीखें, खुद को और उन शिक्षाओं के माध्यम से समृद्ध बनाएं और साथ ही साथ समाज में शांतिपूर्ण और राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व का एक ऐसा निर्माण करें जो इनकी शिक्षाओं पर आधारित हो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित हो। अब देखें, राष्ट्रपति जी ने यह भी स्मरण कराया कि जो आषाढ़ पूर्णिमा है उस पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस दिन को हम लोग भी, आप भी जानते होंगे कि गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है, अपने अपने गुरुओं को याद किया जाता है। साथ में यहां यह कहा गया कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो धम्म का मार्ग था, उसका स्मरण किया जाए। तो इस वजह से यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में था। भगवान बुद्ध पर एक नजर डालें तो उनके जन्म की जहां तक बात है तो दक्षिणी नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहां पे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और शाक्य वंश में हुआ था। साथ ही मात्र 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था और तपस्या और आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपना लिया था। आप देखेंगे जब इनको बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो लगातार 49 दिनों तक 49 डेज तक ध्यान साधना में बोध गया में, जिसको बोध गया कहा जाता है, वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला जो उपदेश उन्होंने दिया वो कब दिया? तो आषाढ़ पूर्णिमा का वो दिन था। कहां दिया? तो सारनाथ में दिया। आपको पता है कि सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनमें एक माना जाता है। पहला जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ अर्थात लुम्बिनी, बोध गया अर्थात जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके अलावा कुशीनगर जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण अर्थात शरीर का त्याग दिया, इसके अलावा प्रथम उपदेश जहां दिया वो सारनाथ वो जगह है, ये माना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो घटना है प्रथम उपदेश की, इसको टर्निंग द व्हील्स ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा की जो मान्यता है वो न सिर्फ बौद्ध धर्म में बल्कि हिंदू धर्म में भी अपने अपने गुरुओं के सम्मान में इस दिन को याद किया जाता है। तो इस वजह से ये पूरा संदर्भ चर्चा में था। अगला जो टॉपिक है वो है अल्लूरी सीताराम राजू। आप जानते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह के नाम के साथ आपका नाम जुड़ा है। औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ आपने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अपनी लड़ाई छेड़ी थी। चर्चा में क्यों है? तो एक समापन समारोह हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने हैदराबाद में, राष्ट्रपति जी ने इनकी 125वीं जयंती के समापन समारोह में भाग लिया। इस वजह से यह पूरा का पूरा संदर्भ चर्चा में है। शुभारंभ की बात करेंगे तो 4 जुलाई 2022 को इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, इस समारोह का शुभारंभ। और समापन जब हुआ तो उसमें राष्ट्रपति जी ने शिरकत की, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू जी की अगर बात करें तो ये भारतीय क्रांतिकारी थे और इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्या लड़ाई लड़ी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का क्षेत्र है वर्तमान में, और उस समय का जो गोदावरी जिला था, वहां पर बेसिकली ये जिस जनजाति से बिलोंग करते थे वो लोग झूम कृषि करते थे, वहां पर पोडू कृषि की जाती थी और वो कृषि प्रभावित हुई थी। वन कानून लाया गया था औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा, तो इन्होंने पूरी जनजातीय समाज की तरफ से बीड़ा उठाया और अपने गुरिल्ला अभियानों के माध्यम से इन्होंने एक सेना बनाई और ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, चौकियों पर आक्रमण करने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया। साथ ही इन्होंने जो भी दमनकारी वन कानून थे, जो नीतियां थी, उसके खिलाफ जनजातीय लोगों को एकजुट किया और एकजुट करने के साथ साथ ये लगातार इस लड़ाई को जारी रखे। बहादुरी और बलिदान के कारण इनको वहां पर तत्कालिक स्थानीय लोगों के द्वारा
वन नायक और मान्यम वीरडू, ये दो उपाधियां भी दी गई। आप ध्यान रखेंगे, इनको वन नायक और मान्यम वीरडू भी कहा जाता है, और साथ ही जो रंपा विद्रोह था उसको मान्यम विद्रोह भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस लिहाज से अलूरी सीताराम राजू जी याद किए जाते हैं। रंपा विद्रोह का जब अंत हुआ, बाद में इन्हें पकड़ लिया गया, और 7 मई 1924 को जब इसका अंत हुआ, तो ये इस चीज का प्रतीक है, ये तिथि इस चीज की प्रतीक है। साथ ही जो कोयरू गांव है, यहां पर ब्रिटिश सेना ने इनको पकड़ लिया था। तो इनको पकड़ने के साथ ही इस पूरे विद्रोह का भी अंत हो जाता है। तो कोयरू गांव, जो ब्रिटिश सेना ने जहां इनको पकड़ लिया, वो इस पूरे के पूरे रंपा विद्रोह के अंत का प्रतीक है। और समाज की एकता का उदाहरण इन्होंने दिया। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना इनके ऊपर, इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया 1986 में, आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे इनके जीवन पर आधारित एक फीचर फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी। 1974 में इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा विद्रोह इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में, स्मृति में ये बना हुआ है। लंबानी कला अगला टॉपिक है। लंबानी कला की जहां तक बात है तो कर्नाटक के हम्पी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। कैसे स्थापित किया गया? तो G20 संस्कृति कार्य समूह, जो उसका कल्चरल वर्किंग ग्रुप है, उसकी तीसरी बैठक हो रही थी, और यहां पर एक विशेष शीर्षक से, जिसका शीर्षक का नाम है थ्रेड्स ऑफ यूनिटी, इस शीर्षक से लंबानी वस्तुएं जो हैं, लंबानी कला से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन को दर्शाया गया। अर्थात इस कला से संबंधित सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया। क्या हुआ इसमें? तो जो कर्नाटक में जो खानाबदोश लंबानी समुदाय है, वहां के 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों ने इकट्ठा होकर इन कलाकृतियों को बना के इस कला का प्रदर्शन किया। अब क्या हुआ? तो सांस्कृतिक अभ्यास किया। इसका मतलब कि ये कला से संबंधित जो भी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को 450 से अधिक लंबानी समुदाय की महिलाओं ने बनाया। इसके वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। लंबानी कारीगरों का समर्थन करने के लिए ये जो पहल है, इस पहल को देखा जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो लंबानी महिलाएं हैं, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से भी ये पहल एक बढ़िया संकेत प्रतीत होती है। आगे आप देखें कि ये CWG की जो तीसरी प्राथमिकता है, अर्थात जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप है, उसकी तीसरी प्राथमिकता में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सम्मिलित है। तो उसी लक्ष्य के तहत इस कार्य को किया गया। लंबानी कला पर एक नजर डालें तो यह लंबानी कला क्या है? तो जो बंजारा समुदाय है, बंजारा समुदाय क्या होता है? जो घूमता रहता है, घुमक्कड़ प्रकृति होती है, उस समुदाय द्वारा उसमें प्रचलित एक कपड़ा अलंकरण का एक रूप है। अर्थात कपड़े पर अलंकरण किया जाता है, उसको हम कपड़ा शिल्प के रूप में देख सकते हैं। और इस शिल्प को, इस कलाकृति को GI टैग भी प्रदान किया गया है। ये यहाँ की विशेष एक शैली है, इसकी वजह से इसको GI टैग प्रदान किया गया है। लंबानी जो कढ़ाई होती है, उसमें रंगीन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, कांच या मिरर का वर्क उसमें दिखाई देता है, सिलाई पैटर्न की एक समृद्ध श्रृंखला दिखाई देती है। कुल मिला के जो कपड़ा है उस पर चित्र बनाए जाते हैं और उसको अलंकृत किया जाता है इन विभिन्न मटेरियल के माध्यम से। तो इनकी एक विशेष शैली है, जिसके कारण ये लंबानी कला बहुत प्रतिष्ठित है। इनके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि जितने वेस्ट कपड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको जोड़ा जाता है, और उन टुकड़ों को जोड़ने के बाद एक कपड़े को बनाया जाता है, सुंदर कपड़ा तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर ये सारी कारीगरी की जाती है। इस पूरी की पूरी कला को, इस शिल्प को आगे ले जाने में जो लंबानी महिलाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो कुशल महिला कारीगर हैं, विशेष रूप से लंबानी समुदाय की, उनका योगदान इस कला को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा है। अगला हमारा शीर्षक है वो है मिहिर भोज जी। दरअसल इनकी चर्चा क्यों है, इस पर एक नजर डालें। मिहिर भोज चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हरियाणा के कैथल में, ध्यान रखेंगे कहां पर, हरियाणा के कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं, राजा मिहिर भोज की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया। कहां किया गया? तो हरियाणा के कैथल में किया गया। मिहिर भोज अब कौन थे? तो दरअसल मिहिर भोज जो हैं, जिनको भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इनके कार्यकाल को देख लें, 836 से 885 ईस्वी। बेसिकली ये प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक से, सबसे महान शासकों में एक थे, और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और इनकी खास बात यह थी कि भगवान विष्णु के भक्त थे, इसीलिए उनकी जो उपाधियां हैं उसमें भी इसका हमको परिलक्षण दिखाई देता है। आप देखेंगे वराह और प्रभास जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की, जो विष्णु भगवान से प्रेरित थी। साथ ही इनकी उपलब्धियों की अगर बात करें
तो ग्वालियर प्रशस्ति शिलालेख जो है उसमें इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ग्वालियर प्रशस्ति शिलालेख आपसे पूछ सकता है। केर पूजा, केर पूजा का संबंध कहां से है? तो देखिए एक प्रकार का एक धार्मिक त्योहार है और इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वहां से इसका संबंध है। विशेष रूप से इसमें क्या होता है, भगवान केर की पूजा की जाती है और इस दिन इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में ताला लगा दिया जाता है और बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाता है। और यहां पर विशेष रूप से खर्ची पूजा होती है। खर्ची पूजा के कुछ दिनों के बाद ही इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से कहां होता है? तो अगरतला में यह केंद्रित पर्व है, अन्य जगहों पर भी है लेकिन केंद्रण इसका जो है वो अगरतला में है। साथ ही शहर के प्रवेश द्वार पर ताला लगाने के बाद बाहरी इलाकों से इसमें प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और इस प्रकार एक पूजा, एक समारोह, एक धार्मिक त्योहार के रूप में केर पूजा को मनाया जाता है। तो इसका संबंध कहां से है? त्रिपुरा राज्य से है और अगरतला में यह केंद्रित है। अगला है टंकाई विधि। टंकाई विधि चर्चा में क्यों है? तो दरअसल टंकाई विधि एक प्रथम दृष्टया सुनने में, देखने में ऐसा लग रहा है कि टंकाई विधि टांका लगाने की कोई विधि है। तो बिल्कुल सही है, टांका लगाने की ही विधि है, लेकिन किस चीज में टांका लगाने की, यह ध्यान देने वाली बात है। देखिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर का परिणाम है। समझौता ज्ञापन या एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा। क्या है? तो इसमें प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण की यह पद्धति है। जहाज निर्माण में अमूमन क्या होता था, जो नावें बनती थी, जो बोट बनती थी, उसमें जो उसके पार्ट्स हैं उसको जोड़ने के लिए कील या नट बोल्ट का प्रयोग होता था। लेकिन यहां पर क्या है, इस टंकाई पद्धति में क्या है कि आपको कील और नट बोल्ट का प्रयोग नहीं दिखाई देगा। किस चीज का दिखाई देगा? तो इस पुरानी या प्राचीन विधि में, टंकाई विधि में पारंपरिक नाव निर्माण की यह तकनीक है। इसमें आप देखेंगे जिसमें नाव के तख्तों में कील या पेंच का उपयोग आमतौर पर किया जाता था, लेकिन यहां पर क्या था, रस्सी या तार के साथ, अर्थात रस्सी और तार का प्रयोग करके इन नावों के पार्ट्स को सिलने का काम इसमें किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यहां पे नाव के पार्ट्स को सिलने का काम ये रस्सी या तार के माध्यम से किया गया है, इसीलिए इसको टंकाई विधि कहा जाता है। और इस विधि को पुनरक्षित रखने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि इस प्राचीन परंपरागत पद्धति को जीवित रखा जा सके। दरअसल विश्व के कुछ भागों में अभी भी छोटी नावों के निर्माण के लिए इस पद्धति का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी खासियत है। खासियत क्या है? तो ये नावें जो हैं ये विशेष, एक तो बहुत पुरानी तकनीकी है, तकरीबन 2000 वर्ष पुरानी तकनीकी है, तो इसको जीवित रखना, इतनी पुरानी तकनीक को जीवित रखना सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप देखेंगे सांस्कृतिक मूल्य के अलावा जो उथले और रेतीले चट्टानों से होने वाली हानि होती है, वो जैसे नावें जा रही हैं, पानी में तैर रही हैं, उसमें कुछ उथले चट्टान मिल गए या रेतीले चट्टान मिल गए, तो जो पहले की नावें हैं जिसमें नट बोल्ट और लोहे का प्रयोग हो रहा है, उनमें जो हानि है उनकी तुलना में इनमें हानि होने की आशंका कम होती है। इस लिहाज से ये एक उपयोगी तकनीक भी मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य तो इसका है ही, क्योंकि ये 2000 साल पुरानी तकनीक ही है। इसके अलावा रेतीली और चट्टानों से होने वाली जो हानि है उसकी आशंका कम होने के कारण भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप याद रखेंगे इस तकनीकी को। बेसिकली टंकाई विधि जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जहाज निर्माण पद्धति की एक 2000 साल पुरानी तकनीकी है जिसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। अगला है कुई भाषा। कुई भाषा चर्चा में क्यों है? तो उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। किसने? तो उड़ीसा मंत्रिमंडल ने। अब देखिए कुई भाषा के बारे में जान लें। बेसिकली ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। आप जानते हैं कि द्रविड़ परिवार भाषा समूह प्राचीन भाषा समूह है, तो इस परिवार से संबंधित यह भाषा है। और मुख्य रूप से जो कोंध या कंध नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति है उसके द्वारा इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा इस भाषा को बोला जाता है। और साथ ही कुई भाषा में उड़िया लिपि का प्रयोग किया जाता है। किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? उड़िया लिपि का प्रयोग इस कुई भाषा में किया जाता है। और उड़ीसा मंत्रिमंडल ने इसको 8वीं अनुसूची में प्रवेश करने के प्रस्ताव को, शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इसलिए ये कुई भाषा चर्चा में बनी हुई है। आगे है सीताकली लोक कला। सीताकली लोक कला चर्चा में क्यों है? तो देखिए ये एक ऐसी लोक कला है, सीताकली लोक कला, पहली बार केरल के बाहर इसका प्रदर्शन किया गया है इस लोक कला का, वो भी 20 सदस्यीय समूह के द्वारा। 20 सदस्यों का एक समूह था। अमूमन केरल में इसका प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि केरल के बाहर इसका प्रदर्शन किया गया
क्यों किया गया? क्योंकि इसको पुनर्जीवित करने के लिए ये पहल की गई कि केरल के बाहर भी प्रदर्शन करके ये बताया जाए, इसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास किया जाए, लोगों तक इस कला को पहुंचाया जाए। क्या है सीताकली लोक कला? तो देखिए, एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है, अर्थात एक लोक नृत्य के माध्यम से ऐसा नाटक है जिसमें नृत्य किया जाता है और एक कहानी, या नाटक में क्या होता है, कहानी को बयां किया जाता है। इसमें भी इस पारंपरिक लोक नृत्य नाटक के माध्यम से किसी कहानी को बयां किया जाता है और केरल के कोल्लम में विशेष रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, प्रारंभ में इसका प्रदर्शन कब होता था? जब ओणम मनाया जाता था। ओणम क्या है? फसल उत्सव है। तो फसल उत्सव के एक पार्ट के रूप में, एक हिस्से के रूप में इसको मनाया जाता था। अब देखिए, सीताकली कला में क्या होता है, किन आख्यानों को प्रदर्शित किया जाता है? तो बेसिकली सीताकली जो कला है उसमें रामायण महाकाव्य के कुछ प्रसंगों को ले लिया जाता है और उसी का प्रदर्शन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रामायण महाकाव्य के प्रसंगों पर आधारित है। और इसके प्रदर्शन के दौरान आप देखेंगे कि राम, सीता, हनुमान जी, रावण जी जैसे चरित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। जो भी इस महाकाव्य के छोटे छोटे चरित्र हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है। इस लोक नृत्य का प्रदर्शन बेसिकली वेद और पुलय, ये दो समुदाय हैं, इनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो इसको प्रदर्शित करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस कला में क्या होता है? तो गीत, कहानी और फास्ट मूवमेंट्स, इसका मिश्रण होता है। इसमें संगीत भी होगा, इसमें कहानी भी होगी और फास्ट मूवमेंट्स भी होंगे। तो इन सबको मिश्रित करके इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है जो स्थानीय स्तर पर है, जिसमें गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा और कैमानी, इस टाइप के वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सीताकली जो कला है बेसिकली इसको पहली बार केरल से बाहर प्रदर्शित किया गया, इस वजह से यह चर्चा में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा मायलारा पंथ। मायलारा पंथ क्यों चर्चा में है, सबसे पहले इसको देख लें। तो देखिए, कर्नाटक के बसरूर में दो प्राचीन मूर्तियों की खोज की गई है। ये दो मूर्तियां मिली हैं जिससे इस विशेष पंथ के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो मायलारा पंथ की जानकारी मिलती है बसरूर में, जो कि कर्नाटक में है, वहां से दो मूर्तियों के माध्यम से। बसरूर बेसिकली मध्यकालीन कला का एक ऐतिहासिक व्यापारिक शहर है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यहां पे उस टाइम की दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब उन दो मूर्तियों में क्या क्या है? तो देखिए, एक मूर्ति जो है उसमें शाही नायक को घोड़े पर तलवार और कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। एक मूर्ति तो ये प्राप्त हुई, ये कुएं से प्राप्त होती है। और दूसरी मूर्ति जो प्राप्त होती है उसमें मायलारा और मायलाला देवी एक अलंकृत घोड़े पर बैठे हैं और तलवारें पकड़े हुए हैं। ये भी एक टैंक से मिला है। तो इन दो मूर्तियों के माध्यम से मायलारा पंथ के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए ये चर्चा में है। तो आप मायलारा पंथ का नाम आते ही ध्यान देंगे कि दो मूर्तियों के पाए जाने के कारण यह चर्चा में है। क्या है मायलारा पंथ? तो ये मध्ययुगीन दक्कन क्षेत्र में एक धार्मिक परंपरा है, ये आप ध्यान रखेंगे। गंगा के मैदान के दक्षिणी में जो क्षेत्र आता है उसको दक्कन क्षेत्र कहते हैं। तो वहां पर एक धार्मिक परंपरा है और मायलारा नामक देवी की पूजा पर केंद्रित है। इसमें मायलारा नामक देवी की पूजा की जाती है, जिनको भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। भगवान शिव का ही माना जाता है कि उनसे निकलकर इन देवी की उत्पत्ति हुई है। तो मायलारा पंथ दो मूर्तियों के पाए जाने के कारण चर्चा में है। अगला संदर्भ है ज्ञानव्यापी मस्जिद। क्षमा करिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद में गैर आक्रामक पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ है। यह चर्चा में क्यों है? दरअसल आपको पता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो जो काशी विश्वनाथ परिसर बना है, हाल ही में जो कॉरिडोर बना है उसके बगल में, उसके समीप में स्थित है। वहां पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए। लेकिन यहां पर बात हो रही है गैर आक्रामक पुरातत्व सर्वेक्षण। आक्रामक पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत तोड़फोड़ भी सम्मिलित होती है, लेकिन जो गैर आक्रामक पुरातत्व सर्वेक्षण होता है उसमें कुछ अन्य ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है कि वहां के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मस्जिद मंदिर की नींव पर बनाई गई थी। जो याचिका जिन्होंने रिट डाली थी उन्होंने ये कहा था कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर की नींव पर हुआ है और मस्जिद के अंदर कई हिंदू मूर्तियां और संरचनाएं छुपी हुई हैं। इस आधार पर उन्होंने रिट अपना दाखिल कर दिया। तो इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि गैर आक्रामक तकनीकियों का प्रयोग करके इस बात का परीक्षण किया जाए कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था। अब यह कार्य होना है। देखिए, अदालत ने एएसआई को ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जीपीआर तकनीकी है और कार्बन डेटिंग जैसी जो गैर आक्रामक तकनीकी है, जो मैंने अभी आपको चर्चा की, ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल तब जब किया जाता है तो किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल छेड़छाड़ नहीं होती है। गैर आक्रामक तकनीकी का उपयोग करके
वहां पर इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि मंदिर था या मस्जिद। इसमें विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दे दिया गया है और सर्वेक्षण से यह पता चलने की उम्मीद है कि वास्तव में वहां पर कौन सी संरचना मौजूद थी और जो संरचना इस समय मौजूदा वहां पर है उसकी उम्र क्या थी और उसकी उत्पत्ति कब हुई थी। इन सारी जानकारियों को हासिल किया जा सकेगा। गैर आक्रामक तरीके क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें कई विधियां हो सकती हैं। उन विधियों में जमीन के अंदर ऊर्जा का प्रवेश कराकर उसकी प्रतिक्रिया को माप के भी चीजों का पता लगाया जा सकता है, जिसको सक्रिय तरीका कहते हैं। भूकंपीय तकनीक भी होती है, इसी तरह से विद्युत चुम्बकीय विधियां भी होती हैं। तो ये गैर आक्रामक तरीकों की कुछ विधियां हैं। फिर इसमें मैग्नेटोमेट्री भी होती है, गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण होता है। ये सब उसके प्रकार हैं। फिलहाल इसमें ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार जीपीआर टेक्निक और कार्बन डेटिंग टेक्निक का प्रयोग करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। जीपीआर तकनीक में क्या होता है, तो इसमें एएसआई ने क्या किया है कि जो पुरातात्विक उसमें जो दफन विशेषताएं हैं उसका 3D मॉडल तैयार करने के लिए जीपीआर का उपयोग करेगा। इस तकनीकी के माध्यम से इस जो गैर आक्रामक तकनीकी है वो प्रयोग करके वहां पर इस बात का परीक्षण करने की कोशिश की जाएगी। आगे देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर बात करें तो इसको आप देखेंगे 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम आप देखें एएसआई के पहले महानिदेशक थे और इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्या है, तो कृषि मंत्रालय के तहत देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। अर्थात जो भी पुरातात्विक स्थल हैं उसका संरक्षण करेगा, वहां पुरातात्विक अनुसंधान का काम करेगा। इसके लिए ये एक प्रमुख संगठन है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 3650 से अधिक जो प्राचीन स्मारक हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, राष्ट्रीय महत्व के अवशेष का जितना भी मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो करने का कार्य ये कर रहा है वर्तमान में। इसकी गतिविधियों में क्या क्या है, तो पुरातात्विक अवशेषों का ये सर्वेक्षण भी करेगा, पुरातात्विक स्थलों की खोज भी करेगा, उत्खनन करेगा, साथ ही जो स्मारक है उनके संरक्षण रखरखाव आदि को ये ठीक करने का काम करेगा। तो इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आप ध्यान रखेंगे कि 1861 में स्थापित हुआ था और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अंडूरी उत्सव चर्चा में क्यों है? अंडूरी उत्सव क्या है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दयारा बुग्याल मनाया जाने वाला एक अंडूरी उत्सव। इस क्षेत्र में ये मनाया जाता है, एक प्रकार का उत्सव है। क्या है, इसको बटर फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है बटर फेस्टिवल, और हाल ही में ये संपन्न हुआ, इसकी वजह से ये चर्चा में है। इस समय दरअसल इस उत्सव में लोग दूध, दही, मक्खन इसको पोत देते हैं। जैसे होली में रंगों का इस्तेमाल होता है, इसमें दूध, दही और मक्खन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। बात की गई है दयारा बुग्याल की, तो बुग्याल क्या है भाई, तो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल राज्य के प्राचीन घास के मैदान है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बुग्याल जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, काफी ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं। तो ये भी 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक घास का मैदान है और ये प्राचीन घास के मैदान में से एक है। वहां पर स्थित प्राचीन घास के मैदानों में से एक है, इसलिए दयारा बुग्याल जाना जाता है। इसे बटर होली के रूप में भी जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे होली में रंगों का इस्तेमाल होता है, वैसे यहाँ खेल खेल में एक दूसरे को मक्खन, दूध और छाछ लगाते हैं, इसलिए इस अंडूरी उत्सव को विशेष रूप से जाना जाता है। अगला है ओणम। ओणम चर्चा में क्यों है, तो दरअसल सितंबर माह में केरल का रोमांचक और जीवंत त्योहार है ओणम, उसको मनाया गया। इस मनाए जाने के कारण यह चर्चा में है। हर वर्ष मनाया जाता है लेकिन इस वर्ष भी मनाया गया तो इसलिए भी चर्चा में है। क्या होता है ओणम, तो एकता, सांस्कृतिक उत्सव और खुशियों का एक पर्व है। ये एक दिन का पर्व नहीं है, 10 दिनों तक चलता है। आप ध्यान रखेंगे 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है और इसकी जो शुरुआत होती है अथम, ओणम का पहला दिन, उससे इसकी शुरुआत होती है। तो ओणम की शुरुआत अथम से होती है और साथ ही थिरुवोनम जो इसका अंतिम दिन होता है उसके माध्यम से ये समाप्त होता है। तो याद रखेंगे कि अथम ओणम का पहला दिन है और थिरुवोनम अंतिम दिन होता है। और बेसिकली ये फसल उत्सव है, फसलों के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो असुर राजा महाबली हैं उनका पुनः आगमन हुआ था, आगमन का प्रतीक है, जो केरल में शांति और समृद्धि लेकर आए थे, ऐसी मान्यता है। इस वजह से ओणम त्योहार को 10 दिनों तक चलने वाला, एक हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। किस जगह से संबंध है, तो केरल से संबंध है। 3 प्रमुख त्योहार हैं वहां पर। बेसिकली मलयालम कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो कोल्लावर्षम पहले महीने में चिंगम के दौरान मनाया जाता है। क्या है, कोल्लावर्षम। राज्य के अन्य 2 प्रमुख त्योहार कौन से हैं, तो विशु और थिरुवथिरा, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। और ओणम के केंद्रीय पहलू में आप देखेंगे पुक्कलम अर्थात जटिल फूलों की रंगोली।
फूलों की रंगोली सजाई जाती है उसको कहते हैं पुक्कलम, तो ये भी याद रखेंगे। और वल्लम काली, इसके दौरान जो गतिविधियां होती हैं उसकी बात हो रही है। पुक्कलम अर्थात रंगोली बनेगी, वल्लम काली अर्थात नाव दौड़ होगा, पुलिकली अर्थात बाघ नृत्य होगा, कुम्मट्टी काली अर्थात मुखौटा नृत्य होगा, और ओना थल्लू अर्थात मार्शल आर्ट। तो ये ऐसे विभिन्न गतिविधियां हैं, ऐसे चरण हैं जो कि इस त्योहार के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए पोर्पनैकोट्टई स्थल, ये क्यों चर्चा में है इसको देख लेते हैं। तो पुरातत्वविदों ने पुदुकोट्टई जिले के संगम युगीन स्थल पोर्पनैकोट्टई में एक गोलाकार ईंट संरचना के हिस्से का पता लगाया है। बेसिकली ये एक किला है, आप देखें इसको खोज निकाला गया है पुरातत्वविदों के द्वारा। इसमें कब के अवशेष मिल रहे हैं, तो संगम युग से संबंधित सोने का स्टड मिला है। स्टड बेसिकली आप बटन कह सकते हैं, कफलिंग कह सकते हैं, उस तरह की संरचना होती है। हड्डी से बना एक नुकीला औजार मिला है, कॉर्नेलियन का मनका प्राप्त हुआ है इस स्थल से जिसका नाम है पोर्पनैकोट्टई। कहां पर स्थिति है इसकी, तो तमिलनाडु राज्य में इसकी पुरातत्वविदों द्वारा इसको खोज निकाला गया। पुदुकोट्टई शहर में इसकी अवस्थिति है। ये एक प्राचीन किला है और इसमें 3 प्रवेश द्वार भी पाए गए हैं। साथ ही साथ उत्तरी तरफ से जो प्रवेश द्वार है उसके दोनों ओर ईंट की दीवारें पाई गई हैं। इस स्थल से लौह युग की कब्रें भी मिली हैं, काले और लाल बर्तन मिले हैं, प्रारंभिक ऐतिहासिक ईंटें मिली हैं। ये कुछ अवशेष हैं जो यहां से प्राप्त हुए हैं। आपको पता है कि प्राचीन काल में जो संगम हुआ था वो 3 संगम हुए थे, मदुरै, कपाटपुरम और मदुरै में तीनों संगम हुए थे। पहला मदुरै, फिर कपाटपुरम, फिर मदुरै में। संगम युग क्या है, तो संगम युग तमिलनाडु और केरल के प्राचीन इतिहास का एक काल है, एक समय है जिस समय ये तीनों संगम आयोजित किए गए थे, उसी के नाम पे इसको संगम युग कहा जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा 2 नदियां हैं, उसके दक्षिण में इसका विस्तार था और 300 ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक के इस कालखंड को संगम युग के नाम से जाना जाता है, जिस समय तीनों संगम मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै का आयोजन किया गया था। इस समय के साहित्य को संगम साहित्य भी कहते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। नटराज की प्रतिमा चर्चा में क्यों है, नटराज की प्रतिमा आप देख सकते हैं पीछे चित्र में, काफी विशाल प्रतिमा है, यह चर्चा में आई। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन जब हो रहा था तो उस समय विश्व की सबसे ऊंची माने जाने वाली 28 फीट की नटराज की कांस्य मूर्ति को लगाया गया। कहां लगाया गया, तो दिल्ली में लगाया गया, नई दिल्ली में आयोजन हुआ, यहीं पर इसको लगाया गया। इस मूर्ति ने G20 कार्यक्रम को एक सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया। इस मूर्ति के माध्यम से एक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाने के लिए इसको लगाया गया था। नटराज की प्रतिमा की, आप इस प्रतिमा की जब बात करेंगे तो 19 टन वजनी है। इसके वजन की आप बात करें तो 19 टन इसका वजन है और अष्ट धातु से बनी है। अष्ट धातु का मतलब 8 धातुओं से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। कौन कौन धातु हैं, तो सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता से मिलकर इस नटराज प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 19 टन की प्रतिमा है और G20 सम्मेलन में विश्व की सबसे ऊंची माने जाने वाली 28 फीट की कांस्य की प्रतिमा को यहां पर लगाया गया। तमिलनाडु के स्वामी मलाई शहर से ये लाई गई थी। कहां से लाई गई थी, तो तमिलनाडु के स्वामी मलाई शहर से लाई गई थी। इस मूर्ति में नटराज जो भगवान शिव के प्रतिरूप हैं, इनको नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है। स्वामी मलाई को भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक माना जाता है और स्वामी मलाई अपने कांस्य चिन्ह अर्थात लोगो बनाने के लिए फेमस है। इस क्षेत्र को GI टैग भी मिला है इस चीज के लिए। यहां पर इस प्रकार के कांस्य के चिन्ह या लोगो बनाए जाते हैं और इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। बेसिकली एक पुरानी तकनीक ही है जो जिसकी चर्चा विस्तार से हमने इसके पहले वाले आर्ट और कल्चर के खंड वाले वीडियो में हमने किया है। वो तकनीकी है लास्ट वैक्स तकनीकी। इस तकनीकी को विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देखें। उस तकनीकी के माध्यम से पिघले हुए कांस्य को मृदा के सांचे में ढाला जाता है और उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है और इस क्षेत्र की विशेष इसमें कुशलता, इसमें निपुणता है, जहां पर उसी के कारण इसको भौगोलिक संकेतक GI टैग भी दिया गया है। एडॉप्ट अ हेरिटेज टू और ई अनुमति पोर्टल, ये दोनों चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विरासत भी विकास भी दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थात विरासत भी और विकास भी इस दृष्टिकोण को अपनाया और इसी दृष्टिकोण के अनुरूप आगे आकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बेहतर रखरखाव और कायाकल्प करने में मदद के लिए अडॉप्ट हेरिटेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये अडॉप्ट हेरिटेज 2 क्या है, तो एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है भारत की विरासत को भी संरक्षित करने के लिए और विकास को भी आगे बढ़ाने के लिए। ई अनुमति पोर्टल, बेसिकली ये एक पोर्टल है जो इस संबंधित क्षेत्र से संबंधित होगा और इस पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ जो इंडियन हेरिटेज है, जो यहाँ की विरासत है,
उसके उपयोग को सुगम बनाने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको भारत की जो हेरिटेज है उसके संबंध में जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से आप अन्य सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएंगी। भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल पर जरा नजर डालते हैं। तो जो इंडियन हेरिटेज ऐप है, इस ऐप में क्या होगा, भारत की विरासती स्मारकों का प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ इन प्रदर्शनों के साथ साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण दिया जाएगा कि किस स्टेट में कौन सी विरासत है, उसकी स्थिति बताई जाएगी। स्मारक में उपलब्ध जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसकी सूची दी जाएगी, उसकी लिस्टिंग रहेगी कि इस स्मारक में ये सुविधाएं, फला सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही भू टैग किए गए स्थान और नागरिकों के लिए फीडबैक तंत्र की भी व्यवस्था होगी। वहां पर आप जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि उस विरासत को घूमने के बाद, उस सांस्कृतिक स्थल को घूमने के बाद आपने कैसा महसूस किया, और आपके फीडबैक के आधार पर वहां जो सुझाव होंगे उसके आधार पर इसमें सुधार भी किया जाएगा। ई अनुमति पोर्टल क्या है, तो स्मारकों पर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी हो गया, फिल्मांकन हो गया या विकासात्मक परियोजनाएं हो गई, अगर इन चीजों को संचालित करना होता है तो अनुमति लेने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या किया गया, इस पोर्टल को, ई अनुमति पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। अर्थात जो अनुमति लेने की प्रक्रिया है अब इस पोर्टल के माध्यम से होगी, वो सरल होगी, सहज होगी, जिससे कि इस अनुमति को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल पर जिस प्रकार की जो देरी है, लेट लतीफी है, उसको समाप्त किया जा सके और इनको बेहतर बनाया जा सके। तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल ये इस वजह से चर्चा में रहे हैं। इस पोर्टल में क्या होगा, अनुमति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा, उसको ट्रैक किया जाएगा कि किस स्तर तक वो पहुंच सका है, उसका परिचालन क्या है, साथ ही उसमें जो लॉजिस्टिक बाधाएं आ रही हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। एडॉप्ट हेरिटेज 2 कार्यक्रम के बारे में देखें तो यह कार्यक्रम बेसिकली 2017 में 2017 में शुरू की गई जो पिछली योजना थी एडॉप्ट अ हेरिटेज, उसका एक नया संस्करण है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम AMASR 1958 के अनुसार जो विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाएं हैं उनको स्पष्ट रूप से इसमें परिभाषित किया गया है। साथ ही इस वेब पोर्टल के माध्यम से किसी स्मारक पर विशिष्ट सुविधाओं को अपनाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और बेसिकली इसका लक्ष्य क्या है, जो कारपोरेट घराने हैं या कारपोरेट लोग हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी को एक साथ लाने के लिए और कारपोरेट लोगों से सहायता लेके इन सारी के सारी जो स्मारक हैं उनको और बेहतर किया जा सके, कैसे इन स्मारकों को संरक्षित किया जा सके, इस लिहाज से भी प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, इस वेब पोर्टल के माध्यम से। यह भी इसका एक लक्ष्य है। इसकी अवधि प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एडॉप्ट हेरिटेज योजना जो पहले की योजना थी, अगर उस पर नजर डालें तो यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ASI और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। कौन कौन इसमें है, तो पर्यटन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, ASI है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों इसमें सम्मिलित हैं। साथ ही 27 सितंबर 2017 विश्व पर्यटन दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है, पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो जैसा मैंने अभी पहले बताया कि कारपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना ताकि वे स्मारकों के संरक्षण में योगदान दे सके, ये इसका उद्देश्य है। अगले संदर्भ की तरफ चलें तो ट्राइफेड द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में भारत की जनजातीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया। चर्चा में क्यों है, तो दरअसल हाल ही में आयोजित जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन था उसमें भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल का जो प्रदर्शन किया गया। इसमें क्या था कि भारत की जो जनजातीय विरासत है और उनके पास अपने कुछ विशेष शिल्प कौशल हैं उनको प्रदर्शित करने के कारण यह चर्चा में आया। बेसिकली इसे ट्राइफेड अर्थात ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया, इस वजह से ये चर्चा में है। अब देखिए G20 शिखर सम्मेलन में ट्राइफेड द्वारा प्रदर्शित कलाकृतियां और उत्पाद जो थी वो क्या क्या थी, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये चित्र में आप देखिए, यहां पर आपको एक केटली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, तो इसमें लोंगपी पॉटरी पहली ये चीज है। क्या है ये लोंगपी पॉटरी, तो मणिपुर के लोंगपी गांव में तांगखुल नगा जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें सारी ही चीजें किसी विशेष जनजाति के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, लोंगपी गांव की तांगखुल नगा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या है, तो असाधारण मिट्टी के बर्तन है, मृदभांड शैली का निर्माण है। मृदभांड का मतलब ही मिट्टी के बर्तन होता है। ये इसमें क्या है, कुम्हार के चाक का उपयोग नहीं किया गया है, इसको किसी चाक पर ढाल के बर्तन तैयार नहीं किया गया है। मिट्टी के बर्तन आप देखे हैं कि कुम्हार चाक पर बनाता है, लेकिन यहां पर
टोटल हाथ की कारीगरी है, हाथ के द्वारा ही इसको तराश के इस प्रकार का मिट्टी का बर्तन बनाया गया है, तो ये हस्त निर्मित है, इसलिए ये विशेष है। और ग्रे ब्लैक कुकिंग पॉट्स, स्टाउट केटल, विचित्र कटोरे, ये सभी लोंगपी के ट्रेडमार्क उत्पाद हैं, अर्थात लोंगपी लोग इस प्रकार के उत्पादों को बनाने में निपुण हैं। साथ ही आप देखें तो नए डिजाइन भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि विरासत और विकास दोनों इसका लक्ष्य है, तो विरासत में जो चीजें हैं वो तो हैं ही, आधुनिकता के लिहाज से भी इसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। आगे अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की पवन बांसुरी, ये देखिए, इस बांसुरी को आप चित्र में देख लें पहले। ये छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है वहां की गोंड जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। कौन सी जनजाति? छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले की गोंड जनजाति के द्वारा तैयार की गई। सुलूर बांस, बांस की कैटेगरी है सुलूर बांस, उसी की पवन बांसुरी, ये एक संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, आप सभी इससे परिचित होंगे। बेसिकली कलात्मकता और कार्यक्षमता का एक सामंजस्यपूर्ण संगम है, इसमें कलात्मकता भी है, कार्यक्षमता भी, और गोंड जनजाति के विशिष्ट शिल्प कौशल को ये प्रदर्शित करता है। अगला है गोंड पेंटिंग्स। इस पेंटिंग को आप देख लीजिए, इसमें क्या है तो प्रकृति और परंपरा से उनके गहरे संबंध हैं। जनजातियां प्रकृति के करीब होती हैं, नेचर के करीब होती हैं, साथ ही ट्रेडिशन से भी जुड़ी होती हैं, तो ये दोनों ही इस पेंटिंग्स में आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक अर्थात मछली दिखाई दे रही है, नेचर अर्थात फूल पत्ती पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनके प्रकृति के करीब होने का परिलक्षण है, ये इसका प्रदर्शन है इनकी पेंटिंग के माध्यम से। ये कलाकृतियां उनके सामाजिक परिवेश से गहराई से जुड़ी हुई हैं और जनजाति की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में इसको देखा जाता है, तो गोंड पेंटिंग्स भी इस दौरान प्रदर्शित की गई। अगली कुछ अगर शिल्पों पर हम नजर डालें तो मीनाकारी शिल्प। मीनाकारी शिल्प की अगर जहां तक बात है तो ये धातु की सतहों को रंगीन खनिज पदार्थों से सजाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मीनाकारी बेसिकली जो कांच के बारीक पाउडर होते हैं, उन पाउडरों को 750 से 850 डिग्री सेल्सियस पर उसको पिघला देते हैं, हम कह सकते हैं, और धातुओं पर क्रिस्टलीय पारदर्शी रूप में इसको जड़ दिया जाता है। इसी काम को मीनाकारी कही जाता है, मीनाकारी कहा जाता है। यह परंपरा असाधारण कौशल को दर्शाती है और बेसिकली मुगलों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें भी एक असाधारण कौशल लगता है, इसलिए इसको भी संरक्षित किया जा रहा है, इसको भी आगे बढ़ाने का काम इस पर किया जा रहा है। गुजरात हैंगिंग्स, गुजरात के दाहोद में, किस एरिया में? दाहोद में भील और पेटेलिया जनजाति, इसको भी आप याद रखेंगे। जो गुजरात हैंगिंग्स है ये किसके द्वारा? गुजरात के दाहोद में भील और पटेलिया, ये दो जनजाति हैं, इसके द्वारा तैयार गुजराती क्या है? वॉल हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग मतलब दीवार पर लटकाने वाला एक आकर्षण, समझ लीजिए कि सजाने की एक पेंटिंग टाइप की या कलाकृति टाइप की चीज है। पेंटिंग तो नहीं कहेंगे, इसको दीवार के आकर्षण के लिए बहुत पसंद किया जाता है। एक प्राचीन गुजरात कला के रूप में ये सामने आई है। सीनरी जैसे बना के टांग दिया जाता है, कुछ कलाकृतियां उसमें बुनाई करके इस तरह से तैयार किया जाता है और उसको दीवार पे लटका दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो प्रारंभ में इसमें क्या बनाया जाता था, तो गुड़िया बनाई जाती थी, सूती कपड़े और रिसाइकल्ड मटेरियल से इसको बनाया जाता था, अर्थात जो वेस्ट हुए कपड़े हैं रिसाइकल्ड करके उसको, उससे इसका निर्माण होता था। शुरू में इसमें पालना जैसा घोंसला बनाने वाला पक्षी, उस तरह के पक्षियों का निर्माण किया जाता था। हैंगिंग में अब क्या हुआ, अब कुछ मॉडर्नाइज किया गया इसको, अर्थात आधुनिकीकृत किया गया। इसमें दर्पण का काम, जरी, पत्थर और मोती शामिल किया गया, जो परंपरा को तो संरक्षित करता ही है, साथ ही समकालीन फैशन का भी इसमें ध्यान रखा गया है और इसमें उसके अनुरूप इसको विकसित करने का काम किया जा रहा है, अर्थात विरासत से विकास की ओर, जो इसकी टैगलाइन थी। भेड़ ऊन के स्टोल हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और जम्मू कश्मीर से। इसमें कौन कौन सी जनजाति इन्वॉल्व है, तो बोध, भूटिया और गुज्जर, गुज्जर बकरवाल जनजाति, इनके द्वारा हिमाचल और कश्मीर में बोध, भूटिया और गुज्जर बकरवाल जनजातियों के द्वारा इस प्रकार का आप देख सकते हैं भेड़ के ऊन से जो स्टोल है वो तैयार किया जाता है। इसमें जैकेट भी बनाया जाता है, शॉल, स्टोल सहित विभिन्न प्रकार के वस्त्र भेड़ के ऊन का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो इसका भी प्रदर्शन यहां पर हुआ। राजस्थान कलात्मकता का प्रदर्शन, मोजेक लैंप आप देख सकते हैं। मोजेक लैंप क्या है, तो ये पहले आप इसको चित्र में देख लें, चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें लैंप शेड्स और कैंडल होल्डर तैयार किया जाता है और उसके अंदर से जब प्रकाश आता है तो कई रंग बिरंगे प्रकाश से ये लैंप रोशन हो जाता है। साथ ही अंबाबाड़ी मेटल वर्क, मीना जनजाति, कौन सी जनजाति इन्वॉल्व है, मीना जनजाति। मोजेक कला शैली की जहां तक बात है तो इसमें आप ध्यान देखेंगे कि मोजेक कला शैली मोजेक की तरह ही दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसका नाम हम कह सकते हैं, और जब अंदर से लाइट जलता है तो विभिन्न रंगों में यह फैल जाता है।
अंबाबाड़ी मेटल वर्क की बात करें तो मीना जनजाति के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें एनेमेलिंग भी शामिल है। सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है जो धातु की सज्जा को बढ़ाता है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये भी किसके द्वारा है अंबाबाड़ी मेटल वर्क? तो मेटल का एक वर्क है जो कि मीना जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके माध्यम से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ अर्थात ट्राइफेड, ट्राइफेड है क्या, जिसने ये पहल की, जिसने ये प्रयास किया, तो कुछ उसके विषय में हम जान लेते हैं। दरअसल 1987 में 1987 में यह अस्तित्व में आया था और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करने वाला, अर्थात जनजातीय मामलों के जो प्रशासनिक हम कह सकते हैं नियंत्रण के तहत ही यह काम करता है, एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है, अर्थात नेशनल लेवल का ये एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में यह अस्तित्व में आया था। क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि जो धातु शिल्प है, अर्थात धातुओं के माध्यम से जो शिल्पकारी होती है, जो जनजातीय वस्त्र है बनाने की कला है, मिट्टी के बर्तन है, जो जनजातीय लोगों द्वारा बनाए जाने वाली चित्रकला है, इस प्रकार के जो जनजातीय उत्पाद हैं, कैसे उनका विपणन बेहतर हो, कैसे उसका विकास हो, कैसे उसके माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विकास सुनिश्चित किया जा सके, ये उसका उद्देश्य था। और क्या था? तो ये जनजातियों के लिए उनके उत्पाद की बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करता है, साथ ही साथ सेवा भी प्रदान करता है, अर्थात उनके उत्पादों के निर्माण में ये सेवा प्रदान करेगा और तैयार उत्पादों की बिक्री में सहायता प्रदान करेगा। ये टोटल का टोटल काम करता है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ। जैसा कि नाम में ही विपणन और विकास दोनों सम्मिलित है, 1987 में अस्तित्व में आया था और इसके माध्यम से जनजातीय धातु शिल्प या अन्य जो क्षेत्र हैं, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन या उनकी चित्रकला के माध्यम से इसको आगे बढ़ाकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की इसके माध्यम से पहल की जाती है, कार्य किया जाता है। तो आज का हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, कला और संस्कृति खंड से संबंधित अगले एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा तो आप देख लें, हमारे साथ जुड़े, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।